Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start our next chapter, chapter number 6, which is Poets and Pancakes. तो जैसे कि डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारा टाइटल है पोइट्स एंड पैनकेक्स, इससे पता चलता है कि जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक तो कवियों के बारे में बताया गया होगा और एक पैनकेक क्या है। एक्चुअली जो ये पैनकेक है एज ए क्या फाउंडेशन यूज़ किया जाता है। फाउंडेशन मीन्स जो ये गर्ल्स, आजकल तो बॉयज़ भी मेकअप करते हैं, तो जो ये मेकअप किया जाता है तो सबसे बेस लगाया जाता है फेस के ऊपर, वो उसे पैनकेक बोला जाता है। इससे कॉम्प्लेक्शन क्या है, थोड़ा फेयर दिखता है। ये अकॉर्डिंग स्किन के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग होता है पैनकेक ऐसे फाउंडेशन। तो इससे क्या है कि जो एक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इससे चेहरा थोड़ा निखर जाता है। बट इस जो लेसन में पैनकेक का जो यूज़ बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक के ट्रक भर के आते थे। मीन्स यहाँ पे जो एक्टर एक्ट्रेस को जो पैनकेक इतना अधिक थोपा जाता था कि जो उनकी ओरिजिनल जो उनकी ब्यूटी होती थी वो ओरिजिनल अधिक सुंदर दिखते थे। जब उनके ऊपर मेकअप कर दिया जाता था तो वो बहुत ही अगली दिखते थे। मीन्स एकदम राक्षस की तरह कुछ ऐसे करैक्टर दिखते थे। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं फ़नी वे में बताया गया है कि पैनकेक का यूज इस तरह से किया जाता था। तो चलिए हम इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और ये स्टोरी में इसमें बताया क्या गया है। ये जो आपका पिछली बार जो लेसन था आपका कट हो चुका था, तो अब मैं इस बार है हमारा अभी तक लेसन है, अभी कुछ सिलेबस कट नहीं हुआ है। तो इस लेसन में के जो राइटर है अशोकन मित्रन है और ये लेसन है ये उनका एक ऑटोबायोग्राफी अकाउंट है। मीन्स ये राइटर का ही ऑटोबायोग्राफी अकाउंट है। इसके जो राइटर है वो जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। तो ये जो हमारे राइटर है ये क्या है, तमिल लिटरेचर के काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर रह चुके थे। चैप्टर जो है ये उनकी एक लाइफ का एक ऑटोबायोग्राफी अकाउंट है, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे उसी के बारे में। मीन्स इस लेसन में सिर्फ जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया गया है। वहाँ स्टूडियो के अंदर की लाइफ कैसी थी, वहाँ पे कैसे कैसे लोग, किस किस विभाग के लोग होते थे। जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बड़े एक्ट्रेस का मेकअप कौन करते हैं, फिर जूनियर एक्ट्रेस का मेकअप कौन करते हैं, और एक क्राउड होती है उनका मेकअप कौन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है। मीन्स एक श्रेणी तंत्र होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है मेकअप किया जाता है। उसी के बारे में, लाइफ के बारे में बताया गया है। तो इस लेसन में कोई ये नहीं है कि कोई राइटर ने कोई अचीवमेंट्स हासिल किया, कोई चीज़ उसके बारे में बताया गया, उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। बट इस लेसन में थोड़ा सा जो स्टूडियो के अंदर की लाइफ के बारे में बताया गया और उनकी स्टूडियो में जो कभी कवि आते हैं, कभी कौन आता है, उनके बारे में बताया गया है। अंदर रहने वाले जो 2-3 करैक्टर है उनके बारे में बताया गया है। इस लेसन में एक होता है, जैसे कि इस लेसन में एक ऑफिस बॉय है उसके बारे में बताया गया है। एक कोथमंगलम सुबू है, वो स्टूडियो में 2 नंबर पर है, उसके बारे में बताया गया है। और इस लेसन में टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ कवि आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं इस लेसन में मुख्य ये बताया गया है कि कुछ जो कवि आते हैं जिनके बारे में राइटर्स को खुद नहीं पता ये कौन है, बट बाद में पता चलता है कि कवि थे जिनको जो हमारे स्टूडियो में आए थे। बट जब वो आए थे उस टाइम ये उन्हें नहीं जानते थे। तो इस लेसन में बताया गया कि टाइम टू टाइम जो कवि आए हैं बाद में हमें पता चला अच्छा ये तो वो कवि थे जो हमारे स्टूडियो में आए थे। तो वैसे थोड़ी बहुत बातें इसमें बताई गई है। तो इतना मतलब ये लेसन जो है, अगर मैं आपको अभी इंग्लिश से इस लेसन को करवाऊंगी वर्ड टू वर्ड तो आपको ये बोरिंग लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको आपको इसकी एक स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी कोई कहानी नहीं है, बस राइटर जो है अपने टाइम के बारे में बता रहा है, उस समय क्या चल रहा था उसके बारे में बता रहा है। और दूसरा जो राइटर हैं ये बताते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो है उस समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। जेमिनी स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस था, काफ़ी इन्फ्लुएंस स्टूडियो था। ऑल्दो इनका जो काम था राइटर का इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, इनका काम था न्यूज़पेपर से क्लिपिंग को कट करके रखना था। बट वो वहाँ पर रह रहे लोगों को देख रहे थे कि लोग जो है क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है। यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारों का भी बारे में भी जिक्र किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, उसके बारे में बताया गया है। तो बताते हैं कि जो पहले की जो शूटिंग हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट क्या इंडोर हुआ करती थी, आउटडोर बहुत ही कम हुआ करती थी। तो इंडोर होने के लिए अगर
डे का सीन क्रिएट करना है तो अंदर बहुत अधिक लाइटें यूज़ की जाती थी। उनका जो एक मेकअप रूम होता था उसमें 3 तरफ इसे मिरर होते थे ताकि रोशनी रहे, और उनके चारों तरफ क्या है कि बल्ब यानी लाइट्स लगी होती थी। तो फिर उससे जो जिस एक्टर का वहाँ पे मेकअप किया जाता था उससे बहुत अधिक प्रॉब्लम होती थी, कंफर्टेबल फील नहीं होता था क्योंकि हीटिंग हो जाती थी। एक तो मिरर हो के ऊपर से उतनी सारी लाइट से हीट होती थी तो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, बट वो उनको सहन करना पड़ता था। और जैसे आजकल की जो हमारी शूटिंग ऑलमोस्ट आउटडोर रहती है, तो वहाँ पे उस समय आउटडोर शूटिंग बहुत ही कम हुआ करती थी। तो इसमें स्टूडियो के बारे में बताया गया है। और जैसे कि मैंने आपको पैन केक के बारे में बताया था कि पैन केक का यूज़ होता तो ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, बट यहाँ पे ब्यूटी को अगली बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, भर भर के उसका यूज़ किया जाता था। तो लेखक जो है, लेख के आरंभ में लेखक जैमिनी स्टूडियो के मेकअप विभाग का वर्णन करते हैं। सबसे पहले इसमें विभाग में बटा हुआ है, पोर्शंस में बटा हुआ। अगर हम पोर्शन के हिसाब से इस लेसन को समझेंगे बिल्कुल इजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। लेसन जो है मुश्किल नहीं है, आपको शायद कहीं ना कहीं बोरियत फील हो जाए, इसलिए मैं वो बोरियत फील नहीं करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या है कि हमें पोर्शन के हिसाब से इस लेसन को रीड करना है। तो इसमें अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, करैक्टर के पोर्शन बने हुए हैं, बट ये लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो बिल्कुल ईजी वे में आएंगे, बिल्कुल ईजी, मुश्किल वर्ड्स कुछ भी नहीं है। तो पहला पोर्शन इसमें बताया गया है कि लेख के आरंभ में जैमिनी स्टूडियो के मेकअप विभाग का वर्णन किया जाता है कि मेकअप विभाग क्या था। वह विभाग इमारत की ऊपरी मंजिल में था। ऐसा माना जाता था कि यह इमारत कभी रॉबर्ट क्लाइव का एक तबेला हुआ करता था। मेकअप विभाग जो था देखने में एक बाल काटने का सैलून लगता था, जैसे यहाँ पे किसी के बाल काटे जाते हो। वहाँ आधा दर्जन बड़े शीशों के गिर्द तेज चमक वाली रोशनी, मीन सबसे अधिक वहाँ पे रोशनी बहुत रहती थी। जिन लोगों का वहाँ पर मेकअप होता था उन्हें बहुत अधिक कष्ट से गुजरना पड़ता था। तो मेकअप विभाग का जो मुखिया था पहले बंगाली था, बार बार चेंज होते रहते हैं अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, अब कौन है फिर कौन है। उसके बाद एक महाराष्ट्र व्यक्ति आया, तो यहाँ पे अलग अलग जगह से व्यक्ति आए थे। इस प्रकार जो मेकअप विभाग था एक राष्ट्रीय एकता का उदाहरण बन गया था। मेकअप जो पैन केक है वो मेकअप के उस सामान का ब्रांड था, मीन्स जो कि हम फेस पे बेस यूज़ करते हैं। तो जैमिनी स्टूडियो में जो ये पैन केक था सबसे अधिक ट्रक भरकर खरीदा जाता था। मेकअप करने में पैन केक और अन्य स्थानीय रूप से निर्मित पदार्थ का प्रयोग होता था। अभिनेताओं पर मेकअप भारी भारी मात्रा में थोप दिया जाता था, जिससे वो व्यक्ति कभी अच्छा दिखने वाला व्यक्ति भी कभी क्या भद्दा और लाल रंग वाला राक्षस दिखता था। वे आमतौर पर शूटिंग को इंडोर करते थे, मीन्स इंडोर शूटिंग के दिन होते थे। केवल 5% शूटिंग बाहर होती थी। मेकअप विभाग में कठोर श्रेणी तंत्र, मैंने आपको जैसे बताया, हायरार्की, स्ट्रिक्ट हायरार्की यूज़ की जाती थी। मतलब मुख्य मेकअप मैन मुख्य नायकों को भद्दा बनाता था। इस टॉन्ट में बताया गया है, भी सुंदर बनाने की बजाय भद्दा बनाता था। और उसका जो वरिष्ठ यानी सीनियर सहायक दूसरे नायकों का मेकअप करता था। जो जूनियर सहायक है वो आमतौर पर जो हास्य कलाकार होते थे उनका मेकअप करता था। वे जूनियर कलाकार जो भीड़ में भाग लेते थे वे ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी होती थी। जूनियर कलाकार जो छोटे छोटे और होते थे, और जब ज़्यादा क्राउड होती थी उनके मेकअप कौन, ऑफिस बॉय करता था। तो ये तो मैंने आपको मेकअप का बारे में बताया है। ये एक पोर्शन हो गया है जिसमें मेकअप के बारे में बताया गया और कैसे कैसे मेकअप कौन कौन करता था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके बारे में बात करेंगे, ऑफिस बॉय। ये सेकंड पार्ट है, मीन्स पार्ट एक ही है। मैं आपको बता रही हूँ स्टेंजे के हिसाब से चलेंगे जिसमें जिक्र किया गया है। अब बताया गया है ऑफिस बॉय के बारे में, वो कौन था। ऑफिस बॉय सच में एक बॉय नहीं था, लड़का नहीं था, वो 40 साल की आयु का एक लड़का आदमी था। वह स्टूडियो में कई साल पहले अपनी आंखों में एक सपना लेकर आया था कि हर कोई जो भी फिल्मी दुनिया में जाता है कभी ये नहीं सोचता कि वो एक सहायक कलाकार या पीछे जो डांस कर रहे होते हैं वो बनेगा। हर कोई ये सोचता है कि वो फ्रंट पे आएगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। इच्छाएं सबके दिल में होती है। तो ऐसे जो ऑफिस बॉय था उसके अंदर भी कुछ इच्छाएं थी। वो ऊंचे दर्जे का अभिनेता बनना चाहता था, एक स्क्रीन लेखक बनना चाहता था, निर्देशक या गीतकार बनने के सपने लेकर आया था। उसे नहीं पता था कि उसके जो सपने हैं यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे, नहीं सक्सेस हो पाएंगे। और वो क्या करता था, खाली बैठते अखबार को फाड़ता रहता था। तो कई बार लोगों को लगता था कि इसके पास कोई काम नहीं है, बट वो अंदर अंदर सोचता था कि मैं आया क्या करने था और एक मेकअप करने वाला काम मुझे थोप दिया गया है।
और वो इस काम को क्या मानता था, वो मानता था कि जैसे नाई होते हैं, नाई का फालतू काम वो मुझे दे दिया। उसे कविताएं लिखने का बहुत शौक था। तो इस लेसन में एक लेखक है, जो लेखक है उन दिनों में लेखक एक क्यूबिकल होता, एक छोटे कमरे में काम करता था। उसे दिन रात अपने मेज पर बैठा हुआ अखबार फाड़ते हुए देखा जाता था। तो जब ये ऑफिस बॉय लेखक के रूम में आता तो उसको बताता कि किस प्रकार उसकी जो प्रतिभा थी, एक साहित्यिक प्रतिभा एक मेकअप के विभाग में नष्ट हो रही है। वो चाहता था कि लेखक उसकी जो कविताएं हैं सुने, बट हर कोई उससे बचना चाहता था। तो लेखक मन ही मन ये सोचता था, काश कि कोई भीड़ वाले शूटिंग स्टार्ट हो जाए। प्रार्थना करता था ताकि अगर भीड़ वाली शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ऑफिस बॉय वहाँ पे मेकअप में लगा रहेगा और मैं उसकी कविताओं से सुनने से बच जाऊँगा। ये भी थोड़ा सा हल्का सा फन किया गया है कि अब मुझे इसकी कविताएं सुननी पड़ेगी और ये सुना के ही मानेगा। और काश अभी कोई क्राउड वाला ऐसा सीन आ जाए और जहाँ पे ये चला जाए और मैं सुनने से बच जाऊँ। तो ये हमारा सेकंड था। अब हम थर्ड चलते हैं कोथमंगलम सुब्बू पर। ये थर्ड पार्ट है, पार्ट एक ही है, यानी थर्ड स्टैंजे पे चलते हैं। कोथमंगलम सुब्बू जो है जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर व्यक्ति था। ऑफिस बॉय उसे पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ऑफिस बॉय जिस सक्सेस को पाना चाहता था, जिस चीज़ को वो पाना चाहता था, वो सारी चीज़ें जो थी कोथमंगलम सुब्बू को मिली हुई थी। तो जो ऑफिस बॉय था वह महसूस करता था कि उसके सारे कष्ट और अपमान और उपेक्षा जो है, मीन्स जो उसको इंसल्ट फील होती है, इतना सारा काम करना पड़ता है, वो उसे सुब्बू की वजह से करना पड़ता है, क्योंकि सुब्बू को यहाँ पर बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है। सुब्बू हालांकि क्या है, ऑफिस बॉय से थोड़ा कम शिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, बट वो अपने टैलेंट पे वो काफ़ी आगे निकल गया है, नंबर 2 पर बन गया है। सुब्बू के अंदर एक अच्छी बात यह थी कि वफादारी उसके अंदर थी और उस वफादारी के बेस पर वो आगे बढ़ा है। हम चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, अगर हमारे अंदर वफादारी है अपने काम के प्रति, तो क्या है कि वो इंसान बहुत जल्दी ही ये समझ लीजिए कि वो सफलता की सीढ़ी पर पहुंचने वाला है। अगर उसके अंदर वफादारी नहीं है, काम नहीं करने की इच्छा नहीं है, तो उसके अंदर एबिलिटी होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आगे नहीं पहुंच सकता। बट सुब्बू के अंदर यह थी, वो कभी भी अनिश्चित समय पर, कठिन समय पर आ जाया करता था। उस समय कोई स्थिर फिल्में कंपनियों या स्टूडियो में नहीं हुआ करती थी। मीन्स जो सुब्बू था इसके अंदर टैलेंट था, बट ये कभी भी एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले नहीं करता था, ये सहायक कैरेक्टर का रोल प्ले करता था। बट इसका जो चाहे सहायक करता हुआ, लेकिन इसका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा होता था कि जो मेन कैरेक्टर से ज़्यादा इसके काम की सराहना की जाती थी। क्योंकि ब्राह्मण होने के कारण वह अधिक समृद्ध अवस्था और लोगों के संपर्क में आ चुका था। सुब्बू में यह क्षमता थी कि वह हर समय प्रसन्न नजर आता था, कभी भी टेंशन फ्री रहता था, हमेशा टेंशन में नहीं रहता था, तो लोग उसको देखकर खुश हो जाते थे। और मतलब ऐसे लोगों, वो सभी लोगों से दोस्ती बनाने में सफल था। जो भी उसके संपर्क में आता सभी उसके दोस्त बन जाते थे। वह कभी कोई काम अपने आप नहीं कर सकता था, मगर उसकी वफादारी की भावना ने उसके बॉस के साथ उसकी पहचान को बना दिया। और कहते हैं जब किसी की अगर बॉस के साथ, जो मेन वहाँ का बॉस होता है, किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, उससे अगर ज़्यादा बनती है तो लोग क्या कहते हैं कि बॉस का चमचा है, तो लोग उसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर क्लास में क्या होता है कि कोई टीचर है, किसी लड़की जो मॉनिटर है या लड़के जो मॉनिटर होता है उसे थोड़ा ज़्यादा काम करवाते हैं, उसको बार बार बोलते हैं बेटा ये कर दो, तो आधे बच्चे क्या कहते हैं तो मैम की चमची है, मैम का चमचा है। बट ये गलत है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है तभी तो मैम उसको बोल रहे हैं। तो सुब्बू के अंदर कुछ क्वालिटी थी, तभी वो बॉस के चारों तरफ रहता था और बॉस कितनी क्लोज था। बट इसमें क्या होता है कि कई लोग काफ़ी जेलस फील करते हैं, जैसे कि ऑफिस बॉय उसे जेलस फील करता था, तो बॉस के इर्द गिर्द रहता था। जब भी निर्माता उसे किसी समस्या के बारे में बताते थे तो वह फ़ौरन कोई ना कोई समाधान बता देता था। अगर निर्माता संतुष्ट नहीं होता तो वह 14 विकल्प बना देता। मीन्स अगर एक उसने ऑप्शन दिया है उसे खुश नहीं हुआ, वह 14 और ऑप्शन देता था, तो मतलब निर्माता खुश हो जाते थे। अगर कोई फिल्म बनाई जा रही है, ऐसे समय में अगर सुब्बू है तो समझिए उनका फिल्म का जो काम है आसान बन जाता है। जब सुब्बू जैसा व्यक्ति आसपास होता है तो फिल्म बनाना का काम जो आसान प्रतीत होता है। जो सुब्बू था वह कभी भी था कवि, और उसने आम जनता के लिए लिखने का फैसला भी किया। फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक प्रतिभा को छुपा दिया था। इसके अंदर एक साहित्यिक प्रतिभा थी बट वो भी छिप गई थी। उसने लोकगीत शैली में कई मौलिक गाथा गीत लिखे थे। उसने एक उपन्यास थिलाना मोहनाम्बल लिखा था। मोहनाम्बल वह एक अच्छा अभिनेता था। उसने कभी
बड़ी भूमिकाओं की कामना नहीं की थी, दूसरे स्थान की भूमिकाएं निभाता था, लेकिन अभिनेता से अधिक अच्छा अभिनय करता था। जिससे भी मिलता था सुब्बू को उसे सच्चा स्नेह हो जाता था। बहुत से लोगों को वह भोजन खिलाता, सहारा देता, लेकिन उस अच्छे लोगों को कहते हैं ना, दुश्मन भी बहुत अधिक होते हैं, तो उसके दुश्मन भी बहुत अधिक थे। शायद इसलिए था क्योंकि वह बोस के सबसे अधिक नज़दीक और घनिष्ठ था। सुब्बू सदा बोस के साथ ही नज़र आता था, इसलिए फिर भी शामिल रजिस्टर में उसकी कहानी जो थी विभाग में, कहानी विभाग में दर्शाया गया था उसे। मतलब अलग अलग विभाग बने होते हैं, तो सुब्बू को रजिस्टर में कहानी विभाग में दर्शाया गया था। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब किसके बारे में बताएंगे? एक पार्ट होता है वकील। वकील का होता है लेखक तथा कवियों का एक समूह था। मीन्स अब नेक्स्ट जो हम पार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, इसमें वकील आते, लेखक आते और कवियों का समूह आता है। तो इसी विभाग में एक वकील, लेखक, कवि था। कवि को सरकारी रूप से कानूनी कहा जाता था, जो कि ये मैं स्टूडियो के अंदर की बता रही हूँ आपको। तो कवि को सरकारी रूप से कानूनी कहा जाता था। हर व्यक्ति उसे इसके विपरीत संबोधित करता था इन कवियों को। एक बार एक बहुत प्रतिभाशाली मगर तुरंत मिजाज की अभिनेत्री जो थी, मंच अभिनेत्री, सलाहकार पर गुस्से में फूट पड़ी। हर कोई हैरान हो गया। मीन्स जो वो अभिनेत्री, तुनक मिजाज की अभिनेत्री, एकदम से मंच पर बिगड़ गई और कुछ कुछ कहने लगी, तो हर कोई हैरान हो गया। तो वकील ने चुपचाप रिकॉर्ड करने की मशीन को चला दिया, क्योंकि मैं वकील वाले विभाग की बात कर रही हूँ। जब अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी, मीन्स जब वो गुस्सा कर रही थी और जब उससे गुस्से में एकदम बोले जा रही थी और वो सांस लेने के लिए रुकी, तो वकील ने उससे कहा, 1 मिनट कृपया, और रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाया जाए। तो वो उसको अभिनेत्री को कहते हैं, क्योंकि उसने अभिनेत्री की जो वो गुस्से में फूट रही थी, बोल रही थी, तो वकील ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। तो वो कहता है 1 मिनट कृपया, और रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाया। अभिनेत्री द्वारा निर्माता की निंदा में कोई भी दोषपूर्ण शब्द नहीं बोले गए थे, लेकिन वो चिल्ला रही थी। परंतु जब उसने अपनी आवाज़ को दोबारा रिकॉर्डिंग मशीन में सुना, जिस ढंग से वो उसको बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से, और जब उसने अपनी खुद की आवाज़ को रिकॉर्डिंग मशीन में सुना, तो वह हैरान रह गई। वह देहात की लड़की उन सांसारिक अनुभवों की अवस्था से नहीं गुजरी थी। मीन्स वो उसका एक पहला अनुभव था कि किसी ने उसकी इस बात को रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसे ये अनुभव ही नहीं था। तो उसे क्या हुआ, जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे इंसल्ट फील हुई, शर्मिंदगी हुई, और वो मतलब वो एक क्या है, एक उसमें सदमे में चली गई, और उस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाई। अपनी उस चीज़ को सुनकर उसको आघात पहुंचा, तो वह सदमे से कभी नहीं उभरी। और जो उसने उस दिन महसूस किया था, वह उसके संक्षिप्त और अच्छे अभिनय का अंत था। वह कानूनी सलाहकार, जो कहानी विभाग का सदस्य भी था, जिसकी मैं आपको बता रही हूँ, वकील जो कि कहानी विभाग का सदस्य भी था, ने अनजाने में उसके करियर का अंत कर दिया। मीन्स वो जो लड़ाई थी उसके करियर का एक अंत था। जबकि विभाग का प्रत्येक सदस्य एक प्रकार की वर्दी पहनता था, खादी धोती, थोड़े से बड़े आकार की और भद्दे ढंग से सिली गई सफ़ेद कमीज के साथ कानूनी सलाहकार पैंट टाई पहनता था, और कई बार एक कोट जो कि एक कवच की तरह दिखता था। प्राय वह अकेला और असहाय नजर आता था। कहानी विभाग के वकील की बात कर रहे हैं हम। सपने देखने वालों की भीड़ में ठंडे तर्क वाला आदमी गांधीवादियों और खादीवादियों की सभा में एक उदासीन आदमी था। यहाँ पे वकील विभाग की, कहानी विभाग की बात की जा रही है। बोस के बहुत से करीबी लोगों की तरह उसे भी फिल्म बनाने की अनुमति मिली। भी तुम भी फिल्म बना सकते हो। उस विभाग को कहा, जो कहानी विभाग था, जो कि वकील विभाग था, भी तुम भी फिल्म बना सकते हो। और यद्यपि बहुत सा कच्चा माल, पैनकेक इस पर खर्च किया गया था। मतलब कि इस विभाग पर भी पैनकेक, मतलब कहने का मतलब है कि इस विभाग को भी फिल्म बनाने का दिया गया था, आप बना सकते हो। इस पर भी मेकअप के लिए और जो छोटी मोटी चीज़ें होती है खर्च करने के लिए, इस विभाग पर भी खर्च किया गया था। परंतु फिर भी एक अच्छी फिल्म नहीं बनी। मीन्स इतना खर्चा करने के बाद भी ये विभाग जो था अच्छी फिल्म नहीं बना पाया। तब एक दिन बॉस ने कहानी विभाग बंद कर दिया। इस विभाग को ही उसने बंद कर दिया, और शायद यह मानव इतिहास में पहला उदाहरण था जब कवियों को हटाए जाने के कारण एक वकील की नौकरी चली गई। अब उस विभाग को ही बंद कर दिया, तो उस विभाग में जो कवि वकील थे उनकी नौकरी चली गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर पहुँचते हैं, मीन्स नेक्स्ट स्टेंजे पर पहुँचते हैं, जिसमें बताया गया कि जेमिनी स्टूडियो, SD S योगियार, संगू सुब्रमण्यम
कृष्ण शास्त्री और हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का मनपसंद अड्डा था। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पार्ट में बता रही हूँ, अब नेक्स्ट पार्ट में बता रहे हैं। जेमिनी स्टूडियो जो था कई कवियों का मनपसंद अड्डा था। तो कवि मैंने आपको बताए हैं। इसी मेज़ पर बहुत शानदार थी, इसकी जो मेज़ थी यानी जेमिनी स्टूडियो की जो मेज़ थी बहुत ही शानदार थी। सारा दिन रात वहाँ पे के अधिकतर भाग में शानदार कॉफ़ी प्रदान की जाती थी। स्टूडियो में आराम नज़र आता था जो कि वकील की पहली ज़रूरत थी। मैंने आपको बताया कि स्टूडियो में एक मेज़ थी जिसमें शानदार कॉफ़ी मिलती थी। और जब कांग्रेस राज्य का मतलब यानी मद निषेध होता था और कॉफ़ी के कप पीने के लिए मिलना अपेक्षाकृत एक संतोषजनक मनोरंजन माना जाता था। मीन्स एक ऐसे माहौल में एक कप कॉफ़ी मिल जाती थी, उससे लोग जो है संतोषजनक मानते थे। ऑफिस बॉयज़ और 2 क्लर्कों को छोड़ करके, ऑफिस बॉय और 2 क्लर्क को छोड़ करके हर चेहरे पर फुर्सत होती थी, क्योंकि ऑफिस बॉय का हम हमेशा काम था क्राउड में मेकअप करना, छोटा मोटा काम करना, और क्लर्क का तो वैसे काम रहता है। उन दोनों के छोड़ करके बाकी सभी के फेस पर यहाँ एक फुर्सत रहती थी जो कविता की प्रथम आवश्यकता है। उसमें से अधिकांश खादी पहनते और गांधी जी की पूजा करते थे, परंतु इसके किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचारों की उन्हें जरा भी समझ नहीं थी। मीन्स यहाँ पे जो लोग रहते थे उनके अंदर राजनीतिक विचार क्या पनप रहे हैं, कैसे हैं, उनमें इनकी कोई समझ नहीं थी। वे सभी कम्युनिज्म शब्द के विरोधी थे। कम्युनिज्म शब्द क्या होता है उसके विरोध करने वाले थे। यहाँ मीन्स जेमिनी स्टूडियो में ऑलमोस्ट लोग जो थे कम्युनिज्म शब्द के विरोधी थे। सबका विचार मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसमें एक विचार के बारे में भी जिक्र किया गया कम्युनिज्म। अब जो आएगा इसी विचार से रिलेटेड ही टॉपिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बार बार कवि आ रहे थे वास्तव में लेखक को पता नहीं चल रहा था कि वो कवि आ किस लिए रहे हैं। वो सोच रहे थे कि उनका जो जेमिनी स्टूडियो है बहुत अधिक फेमस है उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो कवि आ रहे थे, जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ, आगे और 2-3 कवि और आएंगे, वो यहाँ पे अपने विचारों को फैलाने आ रहे थे। क्योंकि जेमिनी स्टूडियो काफ़ी फेमस था, तो बड़ा था, ये काफ़ी अच्छा मंच था, तो यहाँ पे काफ़ी लोग होते थे, तो यहाँ पे वो अपने विचारों को रख के जाते थे, जिनका उद्देश्य बाद में उनको पता चला। तो यहाँ पे जो लोग थे अधिकतर कहते कम्युनिज्म शब्द के विरोधी थे। कम्युनिस्ट का अर्थ एक ईश्वर विहीन व्यक्ति था जिसे न तो माँ बाप के प्रति और न ही अपने विवाह से प्राप्त साथी चाहे पति हो चाहे पत्नियों से कोई प्यार नहीं था। उसे अपने माँ बाप अथवा संतान को मारने में कभी कोई ग्लानि नहीं होती थी। वह सदा मासूम और अज्ञानी व्यक्तियों के बीच में बेचैनी और हिंसा को फैलाने के लिए तैयार रहता था। ये विचार जो उन दिनों दक्षिण भारत के अन्य भागों में फैले हुए थे और जो कि शायद स्वाभाविक था कि जेमिनी स्टूडियो के कवियों में भी अस्पष्ट रूप से वो विचार थे। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है, नेक्स्ट स्टैंजा जिसमें हमारा आएगा जब फ्रैंक बुचमैन की 200 लोगों की मॉरल याटमेंट आर्मी 1952 में मद्रास आई। मीन्स ये भी कवियों का है जो कि अपने विचार रखने यहाँ आया था, जिसका इनको नहीं पता था कि इनका उद्देश्य क्या है। जब फ्रैंक बुचमैन की 200 लोगों की, मीन्स उसके अंदर 200 लोग थे, उनकी मॉरल याटमेंट आर्मी 1952 में मद्रास आई, तो जेमिनी स्टूडियो ने उनकी यजमानी की थी। जेमिनी स्टूडियो ने उनकी यजमानी की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे कवि बार बार आ रहे थे, उनका उद्देश्य किसी तरह के विचार को फैलाना था, जो कि बाद में उन्हें पता चला। किसी ने इस समूह को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस भी कहा था। MRA एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का विरोधी आंदोलन था। ये एक तरह का साम्यवाद का विरोधी आंदोलन था। उन्हें भारत में यानी उस साम्यवाद विचार का विरोध करने आया था ये समूह। उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियो से बेहतर यजमान नहीं मिल सकता था, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आएंगे आपके स्टूडियो में और क्या हमें आने दिया जाएगा। तो वो बड़े खुश हो गए इसके जो बॉस थे कि हाँ मेरा जो स्टूडियो है बहुत फेमस है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसने हाँ भर दी कि आप आ सकते हैं, याटमेंट आर्मी को कि आप आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपने 2 नाटक खेलेंगे। तो उन्होंने बड़े ही व्यावसायिक तरीके से 2 नाटक खेले। मीन्स उस नाटक के थ्रू उन्होंने इस विचार को फैलाया, मीन्स साम्यवादी विरोधी विचार को उन्होंने फैलाया। उनके 2 नाटकों के नाम थे जोथम वैली और द फॉरगेटन फैक्टर, और मद्रास में इनके कई शोज भी हुए थे। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो वो आए थे, जो अपने 2 नाटक देखे गए हैं याटमेंट्स आर्मी, तो उस समय उनके उद्देश्य क्या था नहीं पता, लेकिन बता रहे लेखक कि मुझे कुछ वर्ष बाद पता चला कि MRA एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का
विरोधी आंदोलन था। मीन्स उस समय नहीं पता, जब वो आए और तब मुझे बाद में पता चला कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का विरोधी आंदोलन था। और मिस्टर वासन की तरह, जो इसके बॉस थे, मिस्टर वासन की तरह के मद्रास के जो बड़े बड़े बॉस थे वो इनके हाथों में खेल रहे थे। मीन्स वो उनके हाथों की, उन्होंने कहा तो वो भी उन्हें तो पता था इनके विचार का कि किस उद्देश्य से वो आ रहे हैं, वो उनके हाथों में खेल रहे थे। लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ कि वास्तव में यही बात थी, क्योंकि इन बड़े अफसरों के नया बदलने वाले पक्ष पहले कुछ होते बाद में कुछ होते हैं, और उनके उपक्रम जैसे के तैसे रहे, चाहे अमेरिका प्रभाव हो या ना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो या ना हो। जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ का समय कम से कम 20 देशों के सभी प्रकार के 200 लोगों की मेजबानी करता हुआ अच्छा बीता। मीन्स मुझे नहीं पता, कि मुझे निश्चित नहीं है कि उनके उद्देश्य वास्तव में यही था या कुछ और था, लेकिन मेजबानी में उनका जो समय था बहुत अच्छा बीता। मेकअप विभाग के ऑफिस बॉय द्वारा मेकअप की मोटी परत पोते जाने के इंतजार में खड़े भीड़ की भूमिका करने वालों के संग्रह से हटकर एक अच्छा बदलाव था। मीन्स पहले तो ऑलमोस्ट मेकअप मैन भीड़ को मेकअप करता था, तो उसके बाद जब ये जेमिनी स्टूडियो, जब ये लोग आए, इन्होंने काफ़ी दिनों तक इन्होंने प्ले किया, तो ये एक अलग से चेंजिंग आ गई। भले ही उनका उद्देश्य कुछ और था, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय विचार वाले थे, उनका उद्देश्य कुछ और था, वो साम्यवाद का विरोध कर रहे थे, बट समय फिर भी कहीं अच्छा बीता। कुछ महीने बाद मद्रास के बड़े अफसरों, और भी मतलब कि मैंने आपको बताया था पहले भी, इसमें बार बार जो है कवि आए हैं, तो जो कि नेक्स्ट मैं बता रही हूँ। कुछ महीनों के बाद खबर आई कि एक अंग्रेज कवि जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है। मीन्स पहले तो ये रिटायरमेंट आर्मी आई, इसके बाद फिर एक कवि जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है। मगर अफवाह थी कि वह कवि नहीं है, अपितु एक संपादक था। हमें अफवाह मिली। मैं आपको बता दूं, लास्ट में जिसे लेखक को पता चलता है, पहले तो जब ये कवि आ रहा था तो कोई इसके बारे में नहीं जानता, सबको लगा कि अंग्रेज है क्या। कवि को वहाँ की श्रोताओं के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, श्रोता को कवि की बात समझ में नहीं आई। लेकिन बाद में लेखक को पता चलता है कि जो ये कवि आया था, क्योंकि उसको एक प्रतियोगिता में जो लेखक एक भाग लेना चाहता है, उस प्रतियोगिता में उन्होंने इसी कवि का नाम सुना जो इनकी जेमिनी स्टूडियो में आया था। लेकिन जिस समय मैं आपको बता रही हूँ वो जेमिनी स्टूडियो में आया, उसमें उसे कोई नहीं जानता था। अफवाह थी कि कोई कवि है, अपितु एक संपादक था। जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था श्रीवासन भी एक प्रसिद्ध तमिल साप्ताहिक का संपादक था। तब कवि के आने का समय आ गया। वह दोपहर के बाद लगभग 4 बजे आया। एक लंबा व्यक्ति था जो पूरी तरह से अंग्रेज लगता था और गंभीर था। बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा। वह अंग्रेजी कवि के बारे में अधिक नहीं जानता था, भाषण आम बातों के बारे में था। फिर भी कवि बोला। उसने ऐसे लहजे में बात की कि उसके श्रोताओं में से कोई भी उसकी बात को नहीं समझ पाया। उसके लहजा लगता किसी को समझ में नहीं आई और वह 1 घंटा बोलने के बाद चला गया। श्रोता भी पूरी तरह से हैरानी से चले गए। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि क्या बात बोला गया, क्या उन्हें नहीं समझ में आया। वे हैरान हो रहे थे कि एक ऐसी फिल्म स्टूडियो जो तमिल फिल्में बनाता है में एक अंग्रेज कवि कर क्या रहा है। उन्हें नहीं पता ये कवि कौन सा है क्या नहीं है। चलता रहा। फिर इसके बाद एक मद्रास के एक दैनिक पत्र द हिंदू ने एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की। मैं अपने नेक्स्ट स्टेंजे पे चल रही हूँ। नेक्स्ट स्टेंजे में किसके बारे में बताया गया है। अब जो पॉइंट है यहाँ पे लास्ट में बता रहा है कि द हिंदू ने एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की थी, एक पत्र, जो पत्रकार दैनिक पत्र ने, कि द एनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। कौन? द एनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। लेखक अपनी कहानी भेजने से पहले, लेखक भी अपनी कहानी भेजना चाह रहा था, भेजने से पहले पत्रिका के बारे में जानना चाहता था कि आखिर पत्रिका किसने छपवाई है, कौन है, तो वो जानना चाहता था। उसने ब्रिटिश पुस्तकालय में द एनकाउंटर नाम की प्रति खरीदी, कॉपी ली। जब उसने कवि का नाम पढ़ा तो उसे याद आया कि यह वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। अब उसे पता चला कि तो वही कवि है, वह स्टीफन स्पेंडर था। कई साल बाद जब लेखक अपनी जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ में नहीं था तो वह आमतौर पर कम कीमत पर किताबें खरीदता था। मीन्स जब वो जो लेखक था उसने जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया था तो वो कम कीमतों पर किताबें खरीदा करता था। एक दिन उसे एक किताब मिली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इसमें 6 प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने अपने साम्यवाद में जाने, वो जो लेखक थे वो साम्यवाद विचार में चले गए और उससे अपने भ्रम टूटने के बारे में लिखा था। ये लेखक थे एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कोइसलर।
लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर। तब राइटर को लगा ये तो वही स्टीफन स्पेंडर है जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आए थे। अब लेखक ने के लिए हर बात साफ हो गई। जेमिनी स्टूडियो के बॉस का शायद स्पेंडर की कविता से कुछ लेना देना नहीं था। उसे लगा कि उसकी कविता से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका तो साम्यवाद विचार फैलाने के प्रति उसका कुछ ना कुछ, उसके अंदर ही उसका कुछ ना कुछ हाथ था, मगर उसका वास्ता साम्यवाद से था। अब उसको लेखक को समझ में आया, क्योंकि उसे पता था कि सभी बड़े बड़े जो लोग हैं इनके हाथों की कठपुतली होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ इस लेसन में सिर्फ यही बताया गया है स्टूडियो के अंदर की लाइफ के बारे में, ये 2-3 कैरेक्टर के बारे में, और यहाँ पे जो जो कवि आए थे वो किस उद्देश्य से आए थे, साम्यवादी विचार को फैलाने के लिए, कोई उनका विरोध करने के लिए ये कवि थे। और बाद में जब लेखक ने स्टूडियो को छोड़ दिया था तब उसे रियलाइज़ हुआ ये तो वही कवि है जो हमारे वहाँ पर आए थे ये विचार फैलाने के लिए। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही ईजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कैरेक्टर के बारे में आएगा कि ऑफिस बॉय का क्या काम था, मेकअप आर्टिस्ट किस ढंग से किया जाता था मेकअप, ये आएगा, लेखक के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो ये बिल्कुल इजी लेसन है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मैं आपको इसे करवाऊँगी। तो अब आपके लिए ईजी हो गया है, बोरिंग नहीं हुआ है। ओके, कीप लर्निंग।